योगेश आश्चर्यचकित था। औरत एक बार फिर से मुस्कुराई, लेकिन लगभग हंसते हुए। चल कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही सही। कल तुम्हें मैं सारी बातों से अवगत करा दूंगी, सबूत के साथ। आज तुम आराम करो, थके होगे। ऐसी अजीब सी बातें योगेश को डरा रही थीं और परेशान भी कर रही थीं, लेकिन वह कर भी क्या सकता था सिवाय उस औरत की बात को मानने के। लेकिन मैं जानना चाहता हूं। मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो। कल तुम सारी बातों से अवगत हो जाओगे, आज नहीं। आज तुम आराम करो। वह औरत अचानक से उठी और लहराते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके चलने का ढंग, उसके बात करने का तरीका, उसके देखने का नजरिया, सभी कुछ रहस्यमयी थे। योगेश एक मजबूत लड़का था, उसकी जगह कोई और होता तो शायद ये उसकी आखिरी रात होती। योगेश ने स्वयं को समझाया, चलो कल ही सही, लेकिन मैं आया शायद सही जगह पर हूं। मन ही मन योगेश बुदबुदाया। सुबह के करीब 4 ही बजे होंगे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा ठंडी थी। कोहरे की घनी सी चादर ने पूरे गांव को घेरा हुआ था। दूर तक कोई चहलकदमी नहीं थी। पूरा गांव नींद के आगोश में था, लेकिन कोई था जो जगा हुआ था। लेकिन क्यों? हाथ में लालटेन लिए वो अबला दबे कदमों से गांव की पूरब दिशा की तरफ बढ़ रही थी। वो जगी थी, वो चौकन्नी भी थी। एक हाथ में पुरानी सी लालटेन, दूसरे में एक टोकरी जो ढकी थी लाल कपड़े से। गांव के कुत्ते भी उस पर नहीं भौंक रहे थे। उसकी आहट पर वे जागते, उसे देखते और फिर अपने पेट में सिर घुसाकर सो जाते। शायद वो पहचानते थे उसे, और ये शायद उसकी हर माह की ही प्रक्रिया थी। हवा सुबह सुबह ठंडी थी, लेकिन हाड़ कंपाने वाली नहीं। कोहरा बढ़ता जा रहा था, कुछ मीटर तक दिख रहा था, और ये उस औरत के लिए सही भी था। योगेश को रात भर नींद नहीं आई थी, कुछ झपकियां जरूर आई थीं। अचानक से उसकी आंख खुली। उसके कमरे से दूसरा कमरा दिखता था, जहां रात में वह अजीब सी औरत लेटी थी। लेकिन इस वक्त वह उस कमरे में नहीं थी। योगेश बिस्तर से उठ बैठा। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। हालांकि सुबह मात्र कहने को थी। घुप अंधकार था चारों ओर, साथ ही गहन कोहरा भी। कहां चली गई वो? योगेश आश्चर्यचकित था। योगेश हौले से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ चला। शायद वो उसकी लोकेशन देखना चाह रहा था। वो नहीं थी, ना ही कमरे में, ना ही आसपास। कहां जा सकती है? बिस्तर पर लेटते हुए वो बुदबुदाया। अचानक से उसकी आंख उस जगह पर अटक गई जहां कल रात उसने कुल्हाड़ी देखी थी। ये क्या? कुल्हाड़ी कहां गई? एक बार फिर से योगेश बिस्तर पर उठ बैठा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। उसने बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई। जमीन पर कोहरे की बिछी चादर के ऊपर कुछ पदचाप कहीं जा रहे। मुझे इन कदमों के साथ साथ चलना चाहिए, शायद कुछ विशेष पता चल जाए। बस्ते से एक छोटी सी टॉर्च निकाल योगेश उन पदचापों की तरफ चल दिया। जिधर जिधर वे कदम जा रहे थे, योगेश भी उस दिशा को बढ़ने लगा। घास पर पद चिन्ह स्पष्ट थे, लेकिन कहीं कहीं पर कदमों के निशान धूमिल से हो रहे थे। लेकिन टॉर्च की रोशनी के सहारे योगेश बिल्कुल सही दिशा की तरफ चला जा रहा था। पक्षी अभी भी कलरव कर रहे थे। हवा धीरे धीरे अब तेज होने लगी थी। कोहरा भी ज्यादा घना हो रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर जुगनू टिमटमा रहे थे। कहीं कहीं पर पेड़ों पर उल्टे लटके चमगादड़ भ्रम की स्थिति भी पैदा कर रहे थे। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। फड़फड़ाते हुए कुछ उल्लुओं के झुंड योगेश के ठीक ऊपर से निकले चले जा रहे थे।
जंगल के बीच से कभी कभी सियारों के रोने की आवाज योगेश को आतंकित कर रही थी, लेकिन जिस उद्देश्य से वो इस गांव में आया था उस उद्देश्य के लिए डर नाम को वो घर पर ही छोड़कर आया था। करीब 200 मीटर चलने के बाद उसे एक तालाब सा दिखाई दिया। उसके कदम वहीं ठिठक गए। तालाब चारों ओर से बेशर्म की झाड़ियों से ढका हुआ था। एक तरफ जलकुंभी तो दूसरी तरफ पानी साफ था। योगेश को मतिभ्रम सा होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि इस तालाब से उसका कोई बहुत पुराना नाता है। उसे महसूस हो रहा था कि इस तालाब में उसने कितनी बार स्नान किया है। इस तालाब के आसपास उसका आना जाना कभी था, लेकिन दिमाग पर जोर डालने के बाद भी वह वास्तविकता से रूबरू नहीं हो पा रहा था। योगेश वहीं पर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, सिर्फ इतना सा जानने को कि उसका इस तालाब से क्या रिश्ता है। उसका सर भन्नाने लगा। वह अभी परेशान हो ही रहा था कि अचानक से तालाब के अंदर से आवाज आई। योगेश का ध्यान अब उस तालाब के बीचों बीच पर चला गया। हे भगवान! अचानक से उसके मुंह से निकला। एक नग्न औरत जिसका मुंह योगेश के विपरीत था, उस तालाब के बीचों बीच में खड़ी थी। उसकी सफेद संगमरमर सी पीठ योगेश के ठीक सामने थी। हालांकि बदन कुछ ढला हुआ सा ही था, लेकिन औरत की वस्त्रविहीन छवि किसी के भी अंतरतारों को झकझोरने के लिए काफी होती है। और फिर योगेश तो एक बाका जवान था। योगेश के सामने एक नग्न बदन स्त्री रात में अटखेलियां कर रही थी। उसका संगमरमर सा बदन देख योगेश का मन उतावला होने लगा था। गांव में आने का उद्देश्य शायद उसके जहन से उतर चुका था। अब आगे योगेश मन भरकर उस बदन को निहार रहा था, और वह औरत कभी एक हाथ से पानी को उछालती तो कभी दूसरे हाथ से, कभी अपने लंबे लंबे बालों को झटके के साथ अपनी पीठ से हटा आगे ले जाती, उन्हें अपने दोनों हाथों से रगड़ती तो कभी बड़ी कमसिन अदा के साथ भीगे बालों को अपनी पीठ के ऊपर बिखरा लेती। इतनी ठंड में इस तालाब के ठंडे से पानी से नहाना, ये योगेश को आश्चर्य में डाल रहा था। साथ ही सुबह का अनजान सा प्रहर, जब पूरा का पूरा गांव नींद के आगोश में है, ऐसे में इस अनजान सी डरावनी सी जगह पर एक औरत का अकेले जलक्रीड़ा करना, माहौल डरावना तो था ही, लेकिन इस डरावने माहौल से हट योगेश उस औरत की जल क्रीड़ा में स्वयं को आत्मसात कर रहा था। यानी दिमागी रूप से योगेश भी उस औरत के साथ उस तालाब में अटखेलियां कर रहा था। अनजान जगह ना होती तो योगेश कब का उस तालाब में कूद चुका होता, लेकिन अनजान देश, अनजान जगह, अनजान लोग और एक अनजान सा रहस्य उसे यह सब प्रत्यक्ष रूप से करने से रोक रहे थे। लेकिन मन पर तो किसी का कोई बस नहीं है। आथा योगेश मन ही मन आनंदित हो रहा था। तभी योगेश अचानक से चौंका। शायद किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा था। योगेश के शरीर के सारे रोए खड़े हो चुके थे। उसने फौरन पलटकर पीछे देखा। आप? पीछे वही अधेड़ स्त्री खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? चौंक गए। शातिर सी मुस्कान के साथ वो औरत बोली, मैं वो। योगेश हतलाने लगा। उसकी चोरी पकड़ी जो गई थी। उसने पुनः तालाब की तरफ नजर दौड़ाई। वहां अब कोई भी नहीं था। योगेश की जान सूखने लगी थी। ये क्या? अभी तो मेरे पीछे पीछे आओ। अचानक से औरत की गुर्राती सी आवाज आई। जी। कहते हुए योगेश उस औरते पीछे पीछे चलने लगा। तालाब के दूसरी तरफ एक सुनसान सी बगिया थी, बिल्कुल निर्जन। दिन में भी वहां किसी के पैर नहीं पड़ते थे। ये तो कालिमा ओढ़े घनी सी सुबह थी। थोड़ी देर में योगेश और वह औरत बगिया के कोने में बनी एक छोटी सी कोठरी में प्रविष्ट हो गए। बैठो। औरत ने योगेश को इशारा किया।
सामने एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी। योगेश मानो जड़वत था। वो उसके हर एक आदेश का पालन कर रहा था। योगेश चारपाई पर बैठ गया। अगला प्रश्न उसी औरत का था। तुम्हें यहां किसने भेजा है? मैं समझा नहीं। योगेश ने अनभिज्ञता जाहिर की। तुम कुछ रहस्य जानने के लिए इस गांव में आए हो ना? जी। तुम्हें किसने भेजा है? किसी ने भी नहीं। योगेश ने साफगोई से कहा। मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूं। औरत ने कुछ तेज बोला। जब आप सब कुछ जानती ही हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? योगेश ने भी दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं, तुम्हें किसने भेजा है? औरत की आवाज में गंभीरता थी। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। योगेश ने अपनी बात रखी। कैसे प्रश्न? कई सारे प्रश्न। पहले आप मुझसे वादा करो कि मेरे सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगी, तभी मैं आपको अपने आने का प्रयोजन बता सकूंगा। ठीक है, वादा किया। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? औरत ने वादा करते हुए कहा। ठीक है। पहला प्रश्न है, कल रात मुझे देखते ही तुम्हारे मुंह से क्यों निकला था आ गए हो? फिर तुमने ही कहा कि तुम वो तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी कद काठी चेहरा उससे मिलते हैं। तो तुम किसकी बात कर रही थीं? एक कुटिल मुस्कान बिखेरी उस औरत ने। पहली बाल में ही छक्का। कुछ और पूछो, इस बात का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। अभी कुछ देर पहले मेरे सामने तालाब में एक औरत स्नान कर रही थी और जैसे ही तुमने मुझे पीछे से छुआ वो गायब हो गई। ये तुम्हारा मतिभ्रम था। मेरा मतिभ्रम? योगेश ने आश्चर्य से कहा। ये जगह है ही इतनी शापित। यहां दिन में तक कोई नहीं आता है और तुम तो सुबह के उस प्रहर में आए थे जब मतिभ्रम को जगाने वाली शक्तियां जागृत रहती हैं। इसीलिए मैंने भी इसी जगह को चुना है। तुमने इस जगह को चुना है, लेकिन किस लिए? योगेश ने पुनः पूछा। मेरे जीवन का उद्देश्य अभी अधूरा है। जिस दिन वो पूरा होगा मैं दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आऊंगी। उस औरत ने कहा। क्या उद्देश्य तुम्हारा? योगेश का प्रश्न था ये। सब पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा तुमको। कहते हुए उस औरत ने अपनी लाल सी साड़ी का पल्लू गिरा दिया। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें और भी तेज हो चली। उस सुनसान सी कोठरी में योगेश और वह औरत अब अकेले थे। सुबह का घना मौसम था। पूरा गांव सो रहा था, सिर्फ कुछ कुत्ते जागकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अब आगे। योगेश ना चाहते हुए भी उस औरत के गिरते हुए पल्लू को देख चुका था। लाल रंग का पल्लू उसकी शर्म की सीमा से नीचे आ चुका था। उसके काले मखमली बाल उसके सुडौल स्तनों को ढकने का असफल सा प्रयास कर रहे थे। सांसों के साथ आगे पीछे होती उनकी छवि किसी को मदमस्त कर सकती थी। वो स्त्री हालांकि बेहद जवान तो न थी, मगर उसके शरीर में कसाव एक जवान औरत सा ही था। योगेश ने अपनी नजर नीचे कर ली। शायद वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था। कहीं पुनः ये मतिभ्रम तो नहीं, वो सोच रहा था। साथ ही उसके दिमाग में एक प्रश्न भी कौंध रहा था। ये स्त्री मेरे सामने क्यों अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही है, वो भी इस सुनसान सी जगह पर और सुबह के इस मादक प्रहर में? आखिर इसके जहन में चल क्या रहा है? वह यह भी सोच रहा था कि ये कोई छल तो नहीं जो उसे अपने गंतव्य से दूर करने को हो, या फिर उसे फंसाने के लिए रचित कोई खेला, क्योंकि वह इस बात को पहले ही जान चुका था कि यह जगह पूरी की पूरी जगह शापित है। नियंत्रण को अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि
चर चर चारपाई की चरमराहट की आवाज ने योगेश का एक बार फिर से ध्यान भंग किया। ना चाहते हुए भी उसने अपनी चोर निगाहों से उस औरत की तरफ देखा। वह औरत चारपाई पर पूरी तरह से लेट चुकी थी। इस वक्त उसकी संगमर सी पीठ योगेश के सामने थी। पीठ पर पड़े हुए उसके बल किसी जवान स्त्री को भी मात दे रहे थे। कमर की लचक अतुलनीय थी, साथ ही कटी प्रदेश से लेकर नितंबों तक का कसाव किसी को भी मदांध करने को काफी था। इस वक्त उसके काले घने से बाल चारपाई से नीचे को झलक रहे थे। योगेश के मन की स्थिति अजीब थी। क्या करने आया था और क्या परिस्थिति बनती जा रही है। काफी कशमकश के बाद योगेश ने एक निर्णय लिया। वह निर्णय था इस जगह को तुरंत छोड़ देने का, क्योंकि उसके दिमाग में अनेकों प्रश्न कौंध रहे थे जिनका कोई भी उत्तर उसे नहीं मिला था। बेहतर ही था कि स्वयं पर नियंत्रण रख इस डरावनी सी जगह को तुरंत छोड़ दिया जाए। योगेश उल्टे कदम वापस हो लिया। जैसे ही वो कोठरी के दरवाजे के बाहर कदम रखने ही वाला था कि उसने पीछे से आवाज सुनी, वहीं रुक जाओ। योगेश के कदम वहीं ठिठक गए। उसका मन घबराने लगा। सोच रहा था सकुशल वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी थी कि आगे कुआं पीछे खाई। इस तरह से अपना वादा तोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते हो। यह उसी औरत की आवाज थी जो लगभग नग्न अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई थी। योगेश असमंजस में पड़ गया। कौन सा वादा? उसने तो किसी से भी आज तक कोई वादा नहीं किया था, तो किस वादे की बात कर रही है ये? उसने पीछे की तरफ मुंह नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वहां एक आकर्षण ज्वलंत था जो उसे खाक कर सकता था। उसने दरवाजे के बाहर से ही पूछा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम किस वादे की बात कर रही हो? मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया। औरत की भराई सी आवाज योगेश के कानों तक पहुंची। शायद उस आवाज एक पीड़ा थी। इतनी जल्दी तुम भूल जाओगे मुझे पता न था। ऐसा यकीन होता तो मैं तुम्हारा कभी भी इंतजार नहीं करती। आज 20 साल हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, और आज जब तुम आए हो मेरे मन की पीड़ा नहीं समझ रहे हो। मेरी प्यास को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो। मेरे इंतजार का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है शायद। योगेश उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उधर उस औरत ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन मुझसे पूछो एक एक रात, एक एक दिन मैंने तुम्हारे इंतजार में कैसे काटे हैं। मुझे विश्वास था तुम आओगे, तुम एक दिन जरूर आओगे। और आज जब तुम मेरे सामने हो तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हो। वो स्त्री रोने लगी। अब योगेश एक अनसुलझे से जाल में फंस चुका था। वापस कोठरी में लौटने का मतलब था आत्महत्या, और कोठरी से भागने का मतलब था किसी के विश्वास की हत्या। तो दोस्तों, बाकी की कहानी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का अगला भाग आपको मिल सके। धन्यवाद।